नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है नवीन तिवारी और पिछले लेक्चर में हमने हिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और उसकी टाइमलाइन का कंपेयर किया था कि जो चैप्टर हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो किस तरीके से एसोसिएट किए थे मैंने सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो एक टाइमलाइन मैंने बताई थी आपको एंशिएंट इंडिया की, और ये बुक मुख्य रूप से एंशिएंट इंडिया के बारे में ही पूरी तरीके से बताई गई है और इसके कुल 11 चैप्टर्स हैं। ओके, तो आज देखते हैं दूसरे चैप्टर में क्या है हमारे लिए। चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ओके, तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो अर्ली ह्यूमंस थे किस प्रकार से वो सेटल डाउन हुए, एक हंटर गैदरर से वो किस प्रकार से फूड भी ग्रो करने लग गए और किस प्रकार से उन्होंने एनिमल को डोमेस्टिकेट भी किया, और कैसे पहले जानवर कौन से थे जो उनके ज़्यादा करीब आए और धीरे धीरे उनके आसपास आकर बस भी गए और लोगों ने उनको पालना भी शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इस चैप्टर को अगर हम गौर से देखें तो दिस इज वेरी हेल्पफुल टू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द अर्ली मैन। ठीक है, किस प्रकार से वो एक जगह के सेटल हुए, किस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह में जा रहे थे और कैसे प्लांट ग्रो कर रहे थे, कैसे क्रॉप ग्रो कर रहे थे, कैसे गैदर करना सीख रहे थे और किस प्रकार से उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनानी भी शुरू कर दी थी, जिसको हम सेटलमेंट कहते हैं। नक्शे के जरिए हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन कौन सी साइट्स हैं पूरे इंडिया में जहाँ पर पैरोलिथिक, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक कल्चर की सेटलमेंट या बस्तियां भी मिली हैं। आइए देखते हैं। तो सीधे मैं आपको इस बुक से ही मतलब आपका परिचय करवाता हूँ सेकंड चैप्टर से। तो इसमें जो हेडिंग दी गई है, द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन द मूव, इसमें पहला जो टॉपिक बताया गया है कि आखिर ये जो ह्यूमन थे, ये कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से ये एक जगह रहते नहीं थे और कभी यहाँ जाते थे कभी वहाँ जाते थे और इस तरीके से मूव करते रहते थे। ठीक है, आइए देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ थी। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, नो डाउट अबाउट दैट। जो हंटर गैदरर थे वो एक जगह कहीं भी नहीं टिकते थे, हमेशा घूमते रहते थे, कभी इस जगह कभी उस जगह। इसके कारण इस बुक में इन्होंने 4 फेज में बताए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखते हैं कि पहला कारण क्या बताया इन्होंने। इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस, अगर वो लंबे समय तक एक ही जगह पे रुके रहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ के जो भी रिसोर्सेज हैं ये उनको यूटिलाइज कर चुके होंगे और उनके पास उसको यूटिलाइज करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस वजह से भी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर रहे थे। ओके, देयरफॉर दे वुड हैव टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ द फूड। जब फूड ही खत्म हो जाएगा तो वहां पर रुके करेंगे क्या। तो ये जो वजह बनती है फूड को खोजने की, इस वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर रहे थे। फाइन। दूसरा कारण ये बताया गया है इनके द्वारा कि इंसान तो घूम ही रहा था इधर से उधर, जो जानवर थे वो भी एक जगह नहीं टिक सकते थे, ये भी एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। किस चीज के लिए? अपने से छोटे जानवरों को खाने के लिए, यानी कि शिकार खोजने के लिए। तो इनको इनको चेस करना भी काफी जरूरी था। इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड एनिमल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, दिस इज व्हाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। जिसको इनको शिकार करना था उसको भी इनका पीछा करते हुए आगे बढ़ते रहना था। और ये भी एक वजह बनी होगी कि क्यों अर्ली ह्यूमंस एक जगह नहीं रुक रहे थे और उनको फॉलो करते करते उन सभी जगह जाकर सेटल हो जा रहे थे जहां पर ये जानवर जा रहे थे। ठीक है, तीसरा कारण इन्होंने बताया है, प्लांट एंड ट्री बियर्स फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट एंड ट्री बियर्स फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, इस बारे में भी जानकारी इनको धीरे धीरे हो रही थी कि एक ही सीजन में एक ही पेड़ में हमेशा एक जैसा फल नहीं लगेगा। उसको उसका इंतजार करने के लिए उसको एक पूरा पूरा सीजन का वेट करना पड़ेगा। तो ये वजह भी रही होगी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फॉलो कर रहे होंगे उस जगह को, कि जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक से अधिक क्या ग्रो कर रहे होंगे, फ्रूट्स और कह सकते हैं कि ग्रासेस, जिसपे वो सरवाइव कर सकते थे। चौथा कारण जो बताया गया है इसमें वो ये, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल नीड वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चाहे वो लोग हों, चाहे जानवर हों, चाहे प्लांट्स हों, चाहे हमारा पूरा जो भी इकोसिस्टम था, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, तो वाटर कहाँ मिलता है? लेक्स में, स्ट्रीम्स में या नदियों में। तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों को वहीं पर जाके बसना पड़ा होगा जहाँ पे नदियाँ बहती थी। ठीक है, वाइल मैरी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल विथ थ्रू द वाटर इन द ईयर, अदर्स आर सीजनल। कुछ नदियाँ तो ऐसी होती थी जिसमें साल भर पानी रहता था, लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी भी थी जो सीजनल होती थी और गर्मी के समय में क्या हो जाती थी, सूख जाती थी। तो इस बुक में इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है
और इस बुक्स को पढ़ने के बाद हमें एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि जो हंटर और गैदरर थे वो एक जगह नहीं टिक रहे थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन्हीं वजहों से क्या कर रहे थे, जा रहे थे। ठीक है, शिफ्ट कर रहे थे। अच्छा, दूसरा इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हम लोगों को इनके बारे में पता चलेगा कैसे। तो ये भी आर्कियोलॉजिस्ट की ही मेहनत का वो है आउटकम, कि इन्होंने किस प्रकार से खोजा होगा कि कैसे ये कैसे इन लोगों के बारे में हमको जानकारी मिली होगी। ठीक है ना। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको एक आध कला और विकसित कर ली थी, और वो ये कि इन्होंने टूल्स बनाने सीख लिए थे। क्या बनाने सीख लिए हैं? टूल्स। जो किसके बने होते थे? स्टोन्स के। टूल्स आर मेड अप ऑफ स्टोन। ओके, टूल्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? स्टोन। फाइन। तो जो टूल्स हैं वो किसके बने होते थे? स्टोन्स के, जैसे कि मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था। और ये जो टूल्स मिले हैं इस पीरियड में, जो न्यूलिथिक पीरियड है, उसको कहा जाता है क्या? माइक्रोलिथ। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मतलब ये होता है कि जो पत्थर थे वो सूक्ष्म हो गए थे और उनकी जो एक्यूरेसी थी काफ़ी बढ़ गई थी, और इन्होंने उस स्टोन के टूल्स में पॉलिश करना भी सीख लिया था। उसकी एक्यूरेसी कुछ इस प्रकार से हो गई थी कि उससे वो कुछ भी काम कर सकते थे, और धीरे धीरे उस चीज़ में उनको निपुणता भी हासिल हो गई थी। दे बिकम क्वाइट स्किलफुल पीपल। ओके, जैसे इसमें एक डायग्राम बनाया गया, देखिए ये जो आपको दिख रही फिगर, ये स्टोन है और इसको क्या कहा गया है? माइक्रोलिथ। ठीक है, अर्थात पत्थर से बने गए औजार। और पत्थर के औजार को ही आधार मानकर उस अकॉर्डिंग टू देयर साइज हमने पीरियड को क्लासिफाई कर रखा है: पैलोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक पीरियड। तो न्यूलिथिक पीरियड की जब शुरुआत हुई थी और मेसोलिथिक पीरियड जब समाप्त हो रहा था, वो जो ट्रांजिशन पीरियड था उसमें काफ़ी चेंज देखने को मिल रहे थे, जिसमें ये हथियार भी काफ़ी हद तक क्या बन गए थे? काफ़ी एक्यूरेट हो चुके थे। देखिए इसमें कुछ हथियारों के नाम भी लिखे हैं उसमें, देखेंगे। एक इन्होंने स्पीयर और एरो बनाना भी सीख लिया था। किस चीज़ के लिए? हंटिंग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, और वो ये है, जो फिलहाल इस बुक में समझाई गई नहीं है, मैं अलग से उसमें लिख देता हूँ। ठीक है ना, और वो ये है, देखिए जो मेंशन इसमें नहीं है वो ये है, नंबर वन, इन्होंने जो हथियार बनाए थे उसके आधार पर कल्चर डेवलप कर लिया था। एक तो है चॉपर चॉपिंग कल्चर, चॉपर चॉपिंग कल्चर, और दूसरा है हैंड एक्स कल्चर। कल्चर इसलिए क्योंकि काफ़ी हद तक इनका जीवन इन्हीं हथियारों पर या इन्हीं औजारों पर डिपेंड करता था। ठीक है, तो हैंड एक्स कल्चर मुख्य रूप से साउथ इंडिया में प्राप्त हुआ है। और चॉपर चॉपिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि वे जो पत्थर थे उसका इस्तेमाल ये उसको मांस को काटने, हड्डी से अलग करने। ठीक है, और जो हैंड एक्स कल्चर है ये एक प्रकार की कुल्हाड़ी हुआ करती थी जो हड्डी की या पत्थर की बनी होती थी। ठीक है, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ हथियार तो हमको हड्डी के भी बने हुए मिले हैं, जैसे कि चिरांद नाम की एक जगह है बिहार में, वहां से हमको एक कुल्हाड़ी भी मिली है। और ऐसे कई और स्थान हैं जहां पर हमको बोन से बनी हुई क्या मिले हैं? औजार मिले हैं, और उसका प्रयोग भी इन्होंने बखूबी करना सीख लिया था। ठीक है, तो सम ऑफ दीज टूल्स, स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। स्क्रैप बार्क, पेड़ में से छाल को निकालना भी एक उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। किसका? इन्हीं सारे टूल्स का। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये जो माइक्रोलिथ हैं वो सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट और प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ दीज पीपल। ओके, ये देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, और यूपीएससी में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। और यहाँ जितने भी नाम आपके सामने लिखे हैं, जैसे मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, बुर्ज होम कश्मीर में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, साउथ में ब्रह्मगिरी और कुरनूल केव, ये सब हैं तमिलनाडु वाले रीजन में। और एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, भीमबेटका। भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, और कोल्डिहवा जो है ये है आपका यूपी में, और चिरांद है जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा, बिहार में। तो दीज
places are of extreme importance as far as the early settlement are concerned. ये सारी वो जगह को दिखाते हैं जहाँ पर मानव की प्राचीनतम बस्तियाँ थी। इंडेक्स में लिखा हुआ है जो रेड ट्रायंगल से दिखाया गया है ये पैरोलिथिक साइट है, और जो ब्लू स्क्वायर से दिखाया गया है ये नियोलिथिक साइट है, और जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है ये मेगालिथिक साइट्स हैं, और ये जो वॉयलेट रंग से दिखाया गया है ये कुछ अर्ली विलेजेस हैं। और और आपकी सहूलियत के लिए इसमें कुछ मॉडर्न सिटीज़ को भी दर्शाया गया है। तो इसमें एक आध के बारे में आपके सामने डिस्कस करता हूँ। हम उठाते हैं यहाँ से, देखिए भीमबेटका से। भीमबेटका नोन फॉर व्हाट? भीमबेटका इज नोन फॉर रॉक पेंटिंग। और यहाँ पर जो केव मिली है उसमें इन व्यक्तियों द्वारा बनाए गए चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दे वर द फैमिलियर विद द आर्ट ऑफ पेंटिंग ऑल्सो। यहाँ पर जो भी गुफा मिली है उसमें मानव को झुंड में दिखाया गया है, एक साथ झुंड में डांस करते हुए दिखाया गया है, किसी किसी चित्र में वाइल्ड एनिमल को किल करते हुए दिखाया गया है। तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि यहाँ पर लोग शिकारी जीवन जी रहे थे और उसके चित्र भी बनाते थे जो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड वाले रीजन में भी अगर हम नजर बढ़ाएं, इसमें दिया हुआ नहीं है, उत्तराखंड वाले रीजन में भी जो ये रहा आपका, यहाँ भी ऐसी कई सारे केव्स मिले हैं अल्मोड़ा में, जहाँ पर बिल्कुल भीमबेटका जैसे हूबहू चित्र मिले हैं, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स इकट्ठे ग्रुप में हैं और डांस कर रहे हैं एक दूसरे के हाथ में डालकर, और शिकार का और शिकार को शिकार करते हुए भी दिखाया गया है। तो पेंटिंग्स आर सपोज टू बी द नियोलिथिक प्रैक्टिस, जो नियोलिथिक पीरियड में इन्होंने ये सारी चीज़ें सीख ली थी। ठीक है, तो इस तरह के कई सारे मैप हैं आने वाली और भी जो एडवांस बुक्स हैं जिसमें नियोलिथिक साइट्स के अलग मैप, अलग साइट्स दी गई हैं, और इसी तरीके से मेसोलिथिक की भी, और इसी तरीके से पैरोलिथिक की भी। देखिए इसमें राजस्थान वाले इलाके में कुछ भी लिखा नहीं है, लेकिन राजस्थान के इलाके में भी कई सारी साइट्स मिली हैं जो आपको हायर बुक्स में देखने को मिलेंगी, खासतौर पे 11th और 12th की जो एनसीईआरटी होती है उसमें। तो ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सलाह देता हूँ कि इस मैप को कई बार देखिए और वाली बुक्स को भी देखिए जिसमें और भी कई सारी साइट्स इसमें मेंशन है। ठीक है, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर टू यू पीपल, वो ये है कि कुछ सेटलमेंट ऐसे होते हैं जो पैलोलिथिक एज में भी थे, मेसोलिथिक में भी थे और नियोलिथिक में भी हैं, थे इनफैक्ट। तो ऐसे जो साइट्स हैं वो मिले हैं बेलन रिवर वैली के पास, और वो बेलन रिवर वैली कहाँ बहती है, कहाँ प्राप्त होती है? यूपी से। तो यूपी में ही कोल्डी हवा एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइट है, किस लिहाज से? यहाँ पर अर्लीस्ट ट्रेस ऑफ राइस मिलता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि एग्रीकल्चर के अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, तब आपका जवाब होगा क्या? मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमको अर्लीस्ट चीज़ें मिलती हैं, किस चीज़ की? वीट और बार्ले की। यानी कि जैसे जैसे उनका दिमाग विकसित हो रहा था उन्होंने बाकी कई चीज़ों में भी निपुणता हासिल कर ली थी, जिसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रही होगी। राइट, आगे देखते हैं। ये देखिए, जिसका जिक्र हम अभी कर रहे थे वो था भीमबेटका नाम का स्थान, जहाँ से एक ऐसी केव मिली है जिस केव में कुछ ऐसी चित्रकारी मिली है जिसमें जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। ठीक है ना, तो भीमबेटका इन दिस रिगार्ड इज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ नियोलिथिक। याद रखने वाली बात यह है कि भीमबेटका एक नियोलिथिक कल्चर की साइट है, इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट भीमबेटका इज, व्हाट भीमबेटका इज नियोलिथिक साइट। मैं आपको अलग से यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि भीमबेटका एक क्या है, एक नियोलिथिक सेटलमेंट की साइट है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंस हिस्ट्री के स्टडी में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। देखिए चित्र बनाया गया है आपके सामने। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स आर फ्रॉम द मध्य प्रदेश एंड सदर्न यूपी। दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉ विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सामने आपको चित्र दिख रहा है ये आपको सही से दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप कभी मौका मिले आपको जाने का, जब आप देखेंगे गौर से, तब आप समझ पाएंगे कि इस पेंटिंग में इस प्रकार की ही आकृति आपको दिखाई पड़ेगी। और आर्कियोलॉजिस्ट ने इस प्रकार से इन सभी साइट्स को खोजा होगा और ये पहचान लगाने की कोशिश करी होगी कि उस समय के ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ क्या क्या थी। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हमको इन लोगों के बारे में पता कहाँ से चलेगा? तो सबसे पहले हमने देखा कि उनके द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुएं, अर्थात स्टोन्स के बने हुए टूल्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट? माइक्रोलिथ। तो ये सारे टूल्स किसने डिस्कवर किए होंगे? आर्कियोलॉजिस्ट ने, अर्थात पुरातत्वविद ने। इन लोगों ने इन टूल्स को खोजा होगा
उसकी एज निकाली होगी रेडियोकार्बन डेटिंग से, उसके साइज को मेजर किया होगा। कुछ काफ़ी बड़े होते थे जिनको मैक्रोलिथ कहते हैं, वो पुराने ज़माने में यूज होते थे, यानी कि पैलोलिथिक एज में और मेसोलिथिक एज में भी। ओके, न्यूलिथिक फेज आते आते उनके हथियारों का जो आकार था वो लगातार क्या हो गया था, कम हो गया था। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट डन अ वेरी कमेंडेबल जॉब, जिन्हें हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। ठीक है, थैंक्स अ लॉट आर्कियोलॉजिस्ट्स। ओके, नाउ इस बुक में कई सारे इंडेक्स बनाए गए हैं और ये इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार रीडिंग जरूर मारिएगा इन सभी इंडेक्सेस की। जैसे इसमें लिखा है कि साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स लाइक टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स वर फाउंड। स्थल वे स्थान होते हैं जहाँ पर कई सारे पदार्थ प्राप्त हुए हैं, या तो वो पत्थर के बने होते थे, या तो वहाँ पे कुछ उनके द्वारा बनाए गए कुछ पॉट्स यानी कि जो बर्तन थे मिट्टी के, वो प्राप्त हुए हैं जो उतने पुराने हैं। These were made, used and left behind by people. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometime even underwater. You will learn more about different sites in later chapters. देखिए इस बुक में लिखा भी है कि आने वाले चैप्टर में आपको इसके बारे में और भी अधिक जानकारी मिलती रहेगी। फिर भी मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये, तो ये दे वर मेड, उनके द्वारा बनाए गए थे, इस्तेमाल कर दिए गए थे और फिर उनको उन्होंने छोड़ भी दिया था। ठीक है, और इन्हीं सब की खोज किसने करी होगी, आर्कियोलॉजिस्ट ने, फ्रॉम दीज डिफरेंट साइट्स। और उसी से अंदाजा लगा पाए होंगे कि ये लोग कौन थे, क्या करते थे, कहाँ रहते थे। ठीक है, फाइंडिंग अबाउट फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। देखिए, फायर यानी कि अग्नि, अग्नि का तो प्रयोग काफ़ी लेट में कर पाए होंगे ये लोग, और उसका फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या करा होगा, इस्तेमाल किया होगा। तो फायर क्या कर रही थी, सबसे बड़ी बात तो ये कर रही थी कि उनको प्रोटेक्ट कर रही थी वाइल्ड एनिमल से, और फायर से ये लोग खाने को पकाना भी सीख चुके होंगे। खास तौर पे कौन से खाने को, जो कच्चा मीट अभी तक खा रहे थे, अभी रोस्ट करके खाने लगे होंगे, और धीरे धीरे उसका स्वाद भी थोड़ा क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। ठीक है ना, तो पका हुआ जो मीट रहा होगा वो ज़्यादा टेस्टी रहा होगा इनके लिए। ठीक है, तो फायर ने इनके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन वाला काम किया होगा। ठीक है ना, आइए देखते हैं कि इस नीले इंडेक्स में, इस बुक में क्या लिखा हुआ है। नेम्स एंड डेट्स। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग, दैट इज पैलियोलिथिक एज। इसका जिक्र मैं कई बार कर चुका हूँ, फिर कर देता हूँ। पैलियोलिथिक एज, इसके भी वैसे तीन पार्ट हैं, लोअर, मिडिल एंड अपर। ठीक है, इट हैविंग थ्री पार्ट्स, लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, जिसका टाइम इन्होंने बताया है फ्रॉम अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो अप टू 12,000 ईयर्स अगो। इस बुक के अनुसार इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 मिलियन अप टू 12,000 ईयर अगो के आसपास इन्होंने पैलियोलिथिक पीरियड का टाइम रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड आता है आपका मीजोलिथिक, जो रखा होगा इन्होंने 12,000 से लेकर लगभग 9,000 या 4,000 के आसपास। ओके, दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू थ्री। देखिए, लोअर, मिडिल और अपर। दिस लॉन्ग पीरियड सॉर्ट ऑफ स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, तो खाली यहीं से आ जाती है भाई। ओके, द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस। देखिए, एनवायरमेंट हमेशा एक समान नहीं रहा, इसमें काफ़ी चेंजेस भी आए। बिगनिंग अबाउट 12,000 ईयर अगो टिल 10,000 ईयर अगो इज कॉल्ड व्हाट, मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक पीरियड जो है उसको इन्होंने बहुत कम टाइम में वो कर रखा है, 12,000 से लेकर 10,000 के बीच का, यानी कि सिर्फ 2,000 साल का। तो हम कह सकते हैं कि जो मेसोलिथिक पीरियड था, ये एक प्रकार का क्या था, ट्रांजिशन फेज था, यानी कि काफ़ी चेंजेस में आ रहे थे। एक संक्रमण का काल रहा होगा जिसमें कई चीज़ें खत्म हो रही थी और कई चीज़ें नई शुरू हो रही थी। तो दैट वी कैन पुट इन द ट्रांजिशन फेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें मानव की जो बुद्धि थी थोड़ा विकास कर रही होगी। और जो मैक्रोलिथ था वो धीरे धीरे किस में टर्न हो गया, माइक्रोलिथ में। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी, यानी कि छोटे हुआ करते थे, बट वेरी एक्यूरेट, एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ, और इनको क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ्स आर प्रोबेबली स्टक इनटू अ हैंडल ऑफ अ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉ एंड सीकल्स। माइक्रोलिथ के कई सारे टूल्स मिले हैं जिसमें कुल्हाड़ी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा,
हंसिया, यानी कि जिससे कि अनाज को या किसी चीज को काटा जा सके। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटी ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज। ठीक है, कोई नई चीज़ अगर मिलती है तो इसका मतलब ये ना समझ लिया जाए कि पुरानी चीज़ें फेंक दी गई होंगी, उसका भी यूज़ रहा होगा ज़रूर। इसको ठीक इस तरीके से समझिए जैसे कि अगर हम आज मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और किसी किसी घरों में तो पीएनटी फ़ोन भी चल रहा होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि पीएनटी फ़ोन का यूज़ पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इट इज़ अ थोड़ी सी पुरानी बात हो गई है पीएनटी फ़ोन का यूज़ होना, लेकिन अभी भी वो काम करता है और कई सारे जितने भी सरकारी ऑफिस हैं वहाँ पर पीएनटी फ़ोन आपको देखने को मिलेंगे भी। इसका मतलब यही हुआ कि पुरानी चीज़ का यूज़ भी जारी है और नई चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया था। और वही नियोलिथिक साइड में हमको देखने को मिलता है कि माइक्रोलिथ का भी यूज़ जारी था और मैक्रोलिथ का भी यूज़ जारी था, जिसका मतलब जिसका उपयोग वो कई प्रकार की चीज़ों में किया करते थे। नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम 10,000 ईयर ऑनवर्ड्स केम टू बी नोन एज व्हाट, नियोलिथिक। ये देखिए नियोलिथिक पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में हम पढ़ भी रहे हैं अभी। नियोलिथिक का मतलब होता है क्या, न्यू। न्यू मतलब नया, नियोलिथिक मतलब यहाँ पर न्यू है, यानी कि न्यू एज है, जिसको हिस्ट्री की भाषा में क्या कहा गया है यहाँ पर, नियोलिथिक पे एज। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी शुरू होता है आपका 10,000 ईयर्स अगो से ऑनवर्ड्स, और किसी किसी बुक में इसको 9,000 भी माना गया है, अप टू 1000 BC। वेरी इंपॉर्टेंट। We have also mentioned that the name of some places you will find the name of many more places in later chapters. Okay, ये पढ़ने की जरूरत यहाँ पर नहीं है अभी। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, शिकार ही कर रहे थे, या कुछ एनवायरमेंटल चेंज भी आया था। ठीक है, तो बात सच है। लगभग 12,000 साल पहले देयर वर मेजर चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। हिस्ट्री को जानने के लिए थोड़ा सा भूगोल का भी ज्ञान होना चाहिए, और यही सेंटेंस इसी से पता चल जाता है कि ये क्या कहना क्या चाह रहा है। तो क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड थोड़ा उसमें चेंज आया था विद अ शिफ्ट रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 12,000 साल से पहले जो जो एनवायरमेंटल कंडीशन थी वो काफ़ी कोल्ड थी, और 12,000 साल पहले थोड़ी सी कंडीशन ठीक ठाक हुई और टेम्परेचर में थोड़ी सी गर्मी आनी शुरू हुई। इसका परिणाम ये हुआ कि कई सारे ऐसे स्थान हुए इन मैनी एरियाज। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, ग्रासलैंड। इसकी वजह से क्या डेवलप हो गई होंगी, कई सारी घास की भूमि। दिस इन टर्न लेड टू द इंक्रीज द नंबर ऑफ डियर्स एंड एंटेलोप। जाहिर सी बात है कि जब आपके फूड चेन में एक चीज़ अवेलेबल हो जाए, लंबी लंबी घास है, तो इसको खाने के लिए कौन आएगा, जानवर आएंगे। और वो जानवर कौन थे, हिरन रहे होंगे, एंटेलोप रहे होंगे, भेड़ें रही होंगी, बकरियां रही होंगी, गाय भैंस रहे होंगे। वे जानवर रहे होंगे जो इन घास को खाकर ही टिक सकते थे। इट मीन्स व्हाट, द एनवायरमेंटल चेंजेस मस्ट हैव बीन चेंजेस दिस काइंड ऑफ फूड साइकिल ऑल्सो। ठीक है ना, तो घास उग रही है और उसके बाद क्या है, उसको खाने वाले जानवरों की संख्या भी लगातार क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, और इसकी वजह से ह्यूमन की लाइफ भी काफी हद तक क्या हुई होगी, प्रभावित हुई होगी। सो दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम। अब जो लोग यानी कि लगभग सभी लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, उन्होंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया होगा, और साथ ही साथ वो ये भी सीख गए होंगे कि उनकी जो खाने पीने की जो हैबिट है वो क्या है, और उनका जो ब्रीडिंग सीजन है वो क्या होता है, कि कब वो लोग बछड़े पैदा कर रहे थे। ठीक है, इट इज़ लाइकली दैट द पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग। शायद यही वजह रही होगी कि लोगों के दिमाग में आया होगा कि हाँ, जानवरों को डोमेस्टिकेट किया जा सकता है। फिशिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन बन चुका था लगभग उस समय तक, और डोमेस्टिकेट करने के साथ साथ उनके उनके उनसे मिलने वाला प्रोडक्ट भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट। इसके बाद इन्होंने बताया है इस चैप्टर में द बिगनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड द हर्डिंग। ठीक है, फार्मिंग और हर्डिंग की शुरुआत किस प्रकार से हुई, वो भी लगभग न्यूलिथिक पेज में हो ही चुकी थी। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन्स बियरिंग ग्रासेस। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ये कि ये वो समय था, यानी कि जब क्लाइमेट में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा था। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सपोर्ट किसको मिल रहा था, टेम्परेचर सपोर्टेड व्हाट, द ग्रोथ ऑफ वेरियस काइंड ऑफ क्रॉप, सपोर्टेड वेरियस काइंड ऑफ क्रॉप, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वीट और बार्ले। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वीट एंड बार्ले, यानी कि जौ। ठीक है, तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर अगर आपसे कोई पूछता है कि कहाँ से प्राप्त हुए, तो आप कहिएगा मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ क्या है, पाकिस्तान में है, और उसी को हम ब्रेड बास्केट भी कह देते हैं। ओके,
सो मैन वुमन चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन एज अ फूड। जितने भी लोग रहे होंगे उन्होंने इन सभी चीज़ों को इन सभी अनाज को एकत्र करना सीख लिया होगा। एंड लर्नड वेयर दे ग्रू एंड वेयर दे राइपन। इस तरीके से धीरे धीरे ही सही, स्लोली बट श्योरली दे लर्न हाउ दे ग्रो, और किस सीजन में पकते हैं। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप का कॉन्सेप्ट भी इनको धीरे धीरे शायद समझ में आ चुका होगा। दिस मे लेड टू देम अबाउट थिंकिंग ग्रोइंग प्लांट ऑन देयर ओन। इसी तरीके से जो कौतूहल वाली जो स्थिति रही होगी वो धीरे धीरे बढ़ रही होगी, और उन लोगों ने प्लांट को उगाना और उससे मिलने वाला जो प्रोडक्ट है उसको एकत्र करना भी सीख लिया होगा। और धीरे धीरे यही लोग क्या बन गए होंगे, अब फार्मर या किसान बन चुके होंगे। ठीक है। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल। ठीक है ना, बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर सेटलमेंट। बड़े मजे की बात यह है कि जहाँ पर लोग रहा करते थे जिन बस्तियों के आसपास, वहाँ आसपास ऐसे जानवर एकत्र होने शुरू हो गए थे जिनके लिए इन्होंने खाना छोड़ दिया था। और धीरे धीरे उनको ये रियलाइज हुआ कि इन जानवरों को वो किसी तरीके से पाल भी सकते हैं और अपना फ्रेंड मान सकते हैं। तो जिसमें डॉग्स सबसे अच्छे दोस्त साबित हुए आने वाले समय में। हालांकि अगर सवाल ये पूछा जाए कि सबसे पहले इन्होंने किसको डोमेस्टिकेट किया था, तो आप कह सकते हैं कि भेड़ या गोट, इनको सबसे पहले क्या किया होगा उन्होंने, डोमेस्टिकेट किया होगा। दीज एनिमल्स सच एज शीप, goat, cattle and also the pig lived in the herds and most of them ate grasses। अच्छी बात ये थी कि ये सभी जानवर जो हैं कुत्ते को छोड़कर क्या खाते थे, घास खाते थे। Often people protected these animals from attacks by other wild animal। इन लोगों ने इस बात का भी ख्याल रखा होगा कि इन जानवरों को कोई जंगली जानवर ना खा ले, और इस प्रकार से एनिमल हस्बेंड्री का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ होगा। किसका कॉन्सेप्ट शुरू होगा, एनिमल हस्बेंड्री का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना इन द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन। मैं लिख रहा हूँ आपके सामने क्या, सॉरी, एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री एक आने वाले समय क्या बन गया होगा, एक प्रोफेशन बन गया होगा। क्या बन गया होगा, एक प्रोफेशन। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब यहाँ पर यह होता है कि पशुपालन के साथ साथ ये खेती भी कर रहे थे। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री में कहा जाएगा पशु का पालन पोषण प्लस एग्रीकल्चर, दोनों चीजें आ जाएंगी। तो जानवर और कृषि एक साथ चीजें हो रही थी। और कह सकते हैं कि आने वाले हिस्ट्री के पीरियड में, हिस्ट्री के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि हाउ दैट एनिमल हस्बेंड्री along with the agriculture became the mainstay of economy in most of the time of the historical period। very important। okay, next देखिए एक इंडेक्स बनाया है इन्होंने डोमेस्टिकेशन के बारे में, इसको आप पढ़ लीजिएगा। डोमेस्टिकेशन इज द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल। वही जो मैंने आपके लिए शब्द लिखा है एनिमल हस्बेंड्री का, वही कहना चाह रहे हैं ये, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बन गए थे आने वाले टाइम पे। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सिंस ancient time, not only in India but around the world. This is because people select plant and animal for domestication. For example, they select those plants and animal that are not prone to disease। ये बड़ी अच्छी बात लिखी है इस बुक में कि उन्होंने ऐसे जानवरों और प्लांट को चुना जिसमें बहुत ज़्यादा बीमारियां नहीं होती थी। They also selected plants that yield large size grain। ठीक है, समझ लीजिए कि उन्होंने ऐसे प्लांट्स को चुना चुना होगा जिसका जो अनाज होता था काफ़ी बड़ा होता था। एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, स्टॉक्स मतलब जो उसकी वो होती थी डंडी ऐसी, वो काफ़ी मजबूत हो। तो इस तरह की काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है एनसीईआरटी की बुक में, जिसको आप एक रीडिंग मार सकते हैं। बहुत ज़्यादा कई बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ों की तलाश करनी है जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलेवेंट है। ओके, नाउ द बुक टेल्स अस अबाउट व्हाट अ न्यू वे ऑफ लाइफ। ठीक है ना, इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। जाहिर सी बात है, मिट्टी में जब आप बीज बोएंगे तो उसको उगने में थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। वही बताना चाह रहा है, दिस मे बी सेवरल डेज, वीक्स, मंथ एंड सम केसेस इट मे टेक ईयर्स। ठीक है, when people begin growing plant it mean that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plant, watering, weeding, driving away weeds जो होते हैं उसको हटा देना,
driving away animal and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used very carefully. जाहिर सी बात है कि डोमेस्टिकेशन के बाद जब इन्होंने एग्रीकल्चर एक्टिविटी को इन्वॉल्व जब ये हुए होंगे, तो उन्होंने इस चीज़ का भी ख्याल रखा होगा कि जब तक ये अनाज उग नहीं जाता तब तक उसकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाए। समय समय पर पानी देना और खरपतवार को दूर करना, उन एनिमल्स को दूर कर देना जो इस फसल को नुकसान कर सकते थे, वगैरह वगैरह। ये सब एक प्रकार के नए तरीके, नए नए प्रकार का जो तरीका था उनके जीवन में शामिल हो गया था। इट इज़ बिकेम अ न्यू वे ऑफ लाइफ, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ ऑफ दोज पीपल। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भी उनके जीवन में शामिल हो गई थी कि समय से अनाज बोना है, उसमें पानी डालना है, उसको उसके उगने का इंतजार करना है, और पकने के बाद उसको काटना है। इसकी वजह से क्या हुआ होगा, इसकी वजह से उनको करना पड़ा होगा इंतज़ार, किस चीज़ का, उसके उगने का, उसके पकने का और उसके कटने का। और इस प्रकार जब उनके पास अनाज पहुंच रहा होगा तब उसको किस प्रकार से उसका यूज़ किया जाए, ये सब भी उन्होंने धीरे धीरे सीख ही लिया होगा, राइट। As grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. जाहिर सी बात है, जब इनको अनाज मिला होगा तो उसको स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ तो दिमाग उनको लगाना ही पड़ा होगा। तो उन्होंने कई सारे क्या उन्नति होंगे, बर्तन बनाए होंगे। और ये बर्तन क्या कहलाते हैं, पॉटरी। दैट इज ऐसे बर्तन जो मिट्टी के बने होते थे और पके भी हुआ करते थे और कुछ कच्चे भी होते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ह्यूमन का जो माइंड है धीरे धीरे ही सही डेवलप हो रहा था, ठीक है। स्टोरिंग एनिमल्स, ठीक है। एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली, जाहिर सी बात है। बिसाइड्स इफ दे आर लुक आफ्टर केयरफुली, अगर उनको उनकी देखभाल ठीक ठाक से की जाए, दे प्रोवाइड व्हाट, मिल्क, एंड मिल्क इज सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल पार्ट ऑफ द Indian people, okay, right from the very beginning, which is an important source of food as well। और साथ साथ मीट का भी वो काम कर रहे थे। वेन एवर रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ती थी उनको फूड के लिए, वो उसका दूध का इस्तेमाल करते थे। और जब जरूरत पड़ती थी उसका मीट खाने के लिए, तब वो उस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जाता होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, इसमें इन्होंने फिर से मैप देखने के लिए कहा है। आप उस मैप को फिर से देखिएगा। चलिए देखते हैं इस मैप में क्या है अकॉर्डिंग टू दिस बुक। इस मैप में ऐसे कई सारी साइट्स हैं, जैसे कि बुर्ज होम हो गया, मेहरगढ़ हो गया, कोल्डी हवा हो गया, महागाड़ा हो गया और चिरांद हो गया। ये वे जगह हैं जहाँ पर डोमेस्टिकेशन के साथ साथ फसलें भी उगाई जा रही थी, ठीक है। दीज प्लेसेस आर सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको लगातार देखते रहने चाहिए, ठीक है। Each marks a site from where archaeologists have found evidences of early farmers and herders. They are found all over the subcontinent. Some of the most important one are the northwest present day Kashmir. कश्मीर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पर ये सारे सब क्या मिली हैं, साइट्स मिली हैं जो हमें किसकी सूचना देती हैं कि मानव अब क्या बन चुका है, फार्मर बन चुका है और एक चरवाहे का जीवन भी जी रहा था, ठीक है। धीरे धीरे इनकी लाइफ क्या हो गई होगी, सेटल्ड हो गई होगी, क्योंकि इन्हीं सब प्रैक्टिसेस की वजह से उन लोगों को एक ही जगह पे रुकना पड़ा होगा। और इसकी इस तरीके से वो एक कम्युनिटी के रूप में क्या होना हुए होंगे, बसना शुरू हो गए होंगे एक ही स्थान पर, ठीक है। तो टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस इन सम साइट्स। इन पुरातत्व विज्ञानियों को ऐसे कई स्थान मिले हैं जहाँ से बड़े पुराने झोपड़ियाँ और घर मिले हैं। जैसे कि एग्जाम्पल उठाए उन्होंने बुर्ज होम का। तो बुर्ज होम जो कि कश्मीर में एक एक जगह है जहाँ पर हमको मिले हैं क्या, पिट ड्वेलिंग्स, यानी कि इसको कहते हैं क्या, पिट हाउसेस। पिट हाउसेस को हिंदी में कहा जाता है गर्त निवास। क्या कहते हैं, गर्त निवास। यानी कि लोग गड्ढा खोदते थे, उसके अंदर रहते थे, और एक सीढ़ी भी होती थी जो उनको उस गहराई तक ले जाती थी, और जहाँ पर वो लोग रहा करते थे। और इस ऐसा रहने की वजह से क्या होता था, उनको एक प्रकार की सुरक्षा भी प्रदान होती थी ठंड से या गर्मी से। तो इन आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे कई सारे स्थान मिले हैं जहाँ पर हम क्या देखते हैं, सबसे बड़े एग्जाम्पल वैसे बुर्ज होम का ही है, जहाँ पर क्या मिले हैं, पिट ड्वेलिंग्स अर्थात गर्त निवास मिले हैं। ओके, ड्रॉइंग अ पिट हाउस, ड्रॉ पिट हाउस क्या है ना भैया, पिट हाउस बनाइए। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स, ठीक है। ये हमारी चर्चा का विषय शुरू से ही रहा है कि जो नियोलिथिक पीरियड है उसको आधार दिया किसने है, इन स्टोन के टूल्स ने। ये देखिए आपके सामने है स्टोन टूल्स, अलग अलग साइज और शेप के, और इन सब का इस्तेमाल किसी न किसी चीज में जरूर किया जाता होगा, राइट। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैरालिथिक टूल्स, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड व्हाट, नियोलिथिक। और ये जो टूल्स है इनको क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ।
न्योलिथिक फेज चल रहा है आपका। दीज इंक्लूड्स टूल्स दैट वर पॉलिश्ड। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि न्योलिथिक पीरियड में इन्होंने अपने हथियारों में क्या करना सीख लिया था, उसको पॉलिश करना सीख लिया था। और उसका जो एज था काफ़ी क्या होता था, काफ़ी धारदार होता था, जो काटने में काफ़ी मददगार साबित होता होगा। ओके, तो दीज आर द टूल्स जिसके बारे में आपको कई सारी किताबों में चित्र मिल जाएंगे। आप अब अगर नेट में देखते हैं, अगर आप लिखते हैं माइक्रोलिथ, तो भी आपके सामने कई सारे टूल्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ब्यूरिन है, चॉपर है, चॉपिंग है, हैंड एक्स है। ठीक है, ये सारे टूल्स आपके सामने गूगल में अगर आप सर्च करते हैं तो आ जाएगा। उससे आप समझ जाइएगा कि इसका इस्तेमाल किसी न किसी चीज़ में होता रहा होगा। राइट। बिसाइड दे बिगन वीविंग क्लोथ्स। देखिए, इन्होंने कपड़े बनाने की कला भी जरूर सीखी होगी, लेकिन जल्दी नहीं, काफ़ी लेट। यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन। लेकिन इस पे मुझे थोड़ा सा संदेह होता है कि कॉटन का जो हमें अर्लीस्ट ट्रेस मिलता है वो मिलता है हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ठीक है, तो इंडस पीपल वर सपोज टू बी द फर्स्ट पीपल इन द वर्ल्ड हु ग्रो कॉटन। तो नियोलिथिक पीरियड में कॉटन का जिक्र तो कहीं मिलता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसमें संदेह होता है कि क्या ये इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं। आप अपने स्तर से इस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करने करिएगा या खोजिएगा कि कॉटन सबसे पहले ह्यूमन ने कब ग्रो करना शुरू किया। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे ये पता है कि कॉटन वॉज ग्रोन बाय इंडस पीपल। और वो कॉटन को क्या कहते थे, सिंडन कहते थे। क्या कहते थे, सिंडन कहते थे। और सिंडन का मतलब होता है सिंधु नदी के तट पर बोई गई फसल, जिसका नाम क्या रखा गया था, कॉटन, कपास। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस। क्या सभी चीजों में जो बदलाव हम देख रहे हैं, क्या सभी जगह एक साथ हुआ था? तो इसका आंसर है नो, जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो नॉर्थ इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा था उसी के साथ साथ उसी दौरान पैरेलली साउथ इंडिया में भी हुआ हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। न्योलिथिक पीरियड के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त हो साउथ इंडिया की, तो हमको पता चलता है कि न्योलिथिक पीरियड साउथ इंडिया में कब शुरू होता है, 2500 बीसी के आसपास। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, न्योलिथिक पीरियड जो साउथ इंडिया में शुरू होता है कब होता है, वो 2500 बीसी के बाद का पीरियड है। और नॉर्थ इंडिया में शुरू हो जाता है कब, 9000 बीसी के आसपास। इवन इन द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ये जो क्लासिफिकेशन है पीरियड का, वो सब जगह एक जैसा नहीं है। कई जगह ऐसे पीरियड आते हैं जो ओवरलैप करते हैं। कहीं पर बहुत पहले स्टार्ट हो जाती चीज़ें, कहीं पर उसके बाद। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हिस्ट्री को इस तरीके से समझा जाना चाहिए कि एक समान विकास हमेशा एक जगह नहीं होता, अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर होता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। जाहिर सी बात है, जहां पर ये सारी चीजें डेवलप नहीं हुई होंगी, वहां पर वो सारी पुरानी प्रैक्टिस ही चल रही होगी। इसको ठीक उस तरीके से समझिए कि कोई लोग पहले एडवांस हो जाते हैं तो उनके पास पहले गाड़ियां आ जाती हैं, और जो एडवांस नहीं होते हैं वो उसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं जो पहले से चल रहा था उनके जीवन में। तो ये जो विकास है, विकास की जो प्रक्रिया है ह्यूमन की लाइफ में, ये सब जगह एक साथ नहीं हुई, पैरेलल नहीं चल रही थी। कहीं पर कोई चीज़ पहले डेवलप हुई, कहीं पर कोई चीज़ काफ़ी लेट डेवलप हुई। इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा हमको जब हम हिस्ट्री जैसी चीज़ को पढ़ते हैं तो। ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यही है क्या, हिस्ट्री को समझने की अप्रोच। राइट, कि हिस्ट्री एक दिशा में नहीं चलती है, उसकी कई सारी क्या है दिशाएं हैं, उसके वो मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है एक। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ, जो वो लोग थे उनकी लाइफ किस प्रकार की थी, और जब उनके यहाँ किसी की मृत्यु होती थी तो उसके बाद उस मृत व्यक्ति के साथ क्या किया जाता था, यानी कि आर दे हैव अ बिलीफ इन द लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, किस प्रकार से वो उन शवों को गाड़ते थे। ठीक है, तो ये दिस साइट इज लोकेटेड ऑन द फर्टाइल प्लेन, मेहरगढ़ की बात कर रहे हैं, नियर बोलन पास, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। मेहरगढ़ को एक रिमार्क माना गया है, क्यों? क्योंकि वो एक प्रकार का ऐसे इंपॉर्टेंट रूट में था जहां से कई जगह रास्ते जाते हैं। मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो बारले एंड बीट। पहले मैं बोल चुका हूँ, यहाँ पर देखिए सामने लिखी हुई दिखाई दे रही है आपको चीज, कि जो मेहरगढ़ है दैट इज सपोज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। और यहाँ पर सबसे पहली बार हमको क्या देखने को मिलता है, बारले और वीट के बारे में जानकारी मिलती है। सो इन दिस वे मेहरगढ़ इज सपोज टू बी द अर्लीस्ट प्लेस वेयर वी गेट द एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। और है कहां पर, पाकिस्तान में है। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट,
एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स आर ऑल्सो फाउंड। इस साइट के आसपास कई सारे जानवरों की हड्डियां मिली हैं, ठीक है ना, सच एज डियर एंड पिग, एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ sheep एंड goats वर ऑल्सो फाउंड, ठीक है, these things are very important. Other finds at Mehergarh includes the remains of the square or rectangular houses. Each house had four compartments, some of which may have been used for the storage. Very important. इस पॉइंट पे हम बात के आगे डिस्कस करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि किस तरीके से ये जो हाउस बन रहे हैं, लेटर ऑन दिस डेवलप्ड इनटू द सिविलाइजेशन, वेरी वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन, जिसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और जिस चैप्टर का नाम है क्या, अर्ली सिटीज, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट अ सडन डेवलपमेंट, इट मस्ट हैव बीन डेवलप्ड थ्रू दिस फेज। तो मेहरगढ़ में हमें शुरुआती जो घर मिलते हैं उसमें ये बता रहे हैं कि एक घर में लगभग 4 या 5 कमरे होते थे, और इसका इस्तेमाल किस में किया जाता होगा, कुछ ना कुछ स्टोर करने के लिए। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि आने वाले समय में जो सभ्यता का जो जन्म हुआ, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कह रहे हैं, वो इसी धीरे धीरे विकास होते हुए ही वो एक सिटी का रूप ले लेती होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, हड़प्पा कहते हैं। देखेंगे उसको अगले चैप्टर में कि हाउ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डेवलप्ड। ओके, व्हेन पीपल डाई, जब लोग मर जाते थे तो उसके बाद क्या होता था, शुरुआत से ही क्या है, उनको थोड़ा सा सम्मान दिया जाता था, एक प्रकार से रेस्पेक्ट दी जाती थी, जिसको हम आज अंतिम संस्कार कहते हैं। तो ये सारी फीलिंग उन लोगों में भी थी। शव को दफनाया जाता था, उसके घुटने मोड़े जाते थे, और सर होता था उसका नॉर्थ की तरफ और पैर होता था उसका साउथ की तरफ। ये जो फिगर दिखाया गया है यहाँ पर शायद इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो है ये क्या है, एक प्रकार का बरियल है। बरियल यानी कि मृत व्यक्ति को यहाँ पर क्या किया है, दफनाया गया है। साथ साथ उसके कुछ जानवर भी क्या किए गए हैं, दफनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये आदमी या औरत जो भी है ये, इसके पैर मोड़ के इसमें क्या करा गया है, गाड़ा गया है। ओके, स्केल्टन ऑफ द गोट्स भी दिखाए गए, यानी कि उसके साथ उसके द्वारा जो जानवर हुआ करते थे उनको भी साथ साथ गाड़ दिया जाता था। ऐसे कई सारे उदाहरण मिलेंगे आपको जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। Okay, so when people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. Yes, I am very true. मैंने सही कहा कि ये लाइफ आफ्टर डेथ डेथ में भी क्या करते थे, बिलीव करते थे, और इसी वजह से उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ों को भी गाड़ देते थे। Several sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. Very important fact, ये बहुत ही important एक fact है कि जीवन मृत्यु के बाद भी जीवन कुछ हो सकता है, और ये जो बकरियां जो उसके साथ गाड़ी गई हैं वो क्या सर्व करेंगी पर्पस, कि उसको भोजन मिलता रहे। ठीक है, तो अभी जो हमने इस चैप्टर में देखा वो तो इंडिया के बारे में पढ़ा, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में कुछ खासियत ये भी होती है कि कुछ फैक्ट्स वो जोड़ देते हैं। ये देखिए, ये एक फ्रांस की पेंटिंग है, जो केव पेंटिंग मिली है फ्रांस से। फाइंड फ्रांस इन योर एटलस, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगा एटलस में फ्रांस, जो कि यूरोप में है। द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस, दिस साइट हैज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 years ago। वो माल की बात है भाई। Paintings like this were made between 20,000 to 10,000 years ago. Many of these were of animals such as wild horses, older form of cattle, bison, woolly rhinoceros, etc. These colors were made from minerals like iron ore and charcoal. It is possible that these paintings were done on the ceremonial occasion, or perhaps they were made for special rituals. Whatever. कहने का मतलब ये है कि फ्रांस से जो मिली ये केव है, इसमें जो चित्रकारी मिली है, ये लगभग सिमिलर है किससे, भीमबेटका से। आप इस तरीके से कुछ समझ सकते हैं। ओके, तो प्लीज इस लेक्चर को जरा ध्यान से सुनिएगा और खोजने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो अर्ली मैंस की जो हैबिट्स हैं मूव करने वाली, ये किस तरीके से हुई, और आर्कियोलॉजिस्ट को किस प्रकार से चीज़ें मिली जिससे कि वो इस प्रकार की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर पाए हैं फॉर अस, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, इसी तरीके से इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है न्यूरोथिक साइट का। फाइंड टर्की इन योर एटलस, टर्की खोजिएगा, आपको यूरोप में मिलेगा। यूरोप और एशिया के बीच में एक देश है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्यूरोथिक साइट कैटल ह्यूक वाज फाउंड इन टर्की। Several things were brought from great distance from Syria, cowries from the Red Sea, shells from the Mediterranean Sea, and used in the settlement.
Remember, there were no carts. Most things would have been carried on the backs of the pack animals, such as cattle or by people. टर्की में एक न्यूलिथिक साइट मिली है. इस साइट का नाम है कैटल ह्यूक, जहां से इस प्रकार की चीजें मिली हैं और बताता है कि काफी हद तक सिमिलैरिटीज भी थी इंडिया में और रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में. ठीक है, तो ये चैप्टर इस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है. आपको उस समय के लोगों की जानकारी मिलती है कि कैसे वो हंटर गैदरर से क्या बन गए थे, सिर्फ शिकारी से क्या बन गए थे, हंटर और गैदरर. और उनको फायर की भी जानकारी हो गई थी, उनको सेटलमेंट की भी जानकारी हो गई थी, और उनको प्लांट ग्रो करने की भी जानकारी मिल चुकी थी. तो दीज आर सम कीवर्ड्स जिसके जो आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक आप हिस्ट्री पढ़ेंगे. पैरोलिथिक, मेसोलिथिक, माइक्रोलिथिक, domestication of the animals, farmers, herders, something like that. So these keywords are very important, and this will help you out to understand the ancient part of the history जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले की है. ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर ठीक लगा होगा, और कमेंट में आप लिखिए कि आपको किस तरह की और जानकारी चाहिए, और प्लीज़ इससे एनकरेजमेंट भी मिलती है. और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा. ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए. ठीक है, टेक केयर, सी यू सून ऑन वेडनेसडे. बाय.